वीडियो अंदर तक कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा, कुछ रेल्स लगी होती हैं। ये देख सकते हो अंदर बहुत सारा मतलब कि अलग अलग आप देख सकते हो। अभी ये कनेक्ट है यानी कि चालू है। हमारा 839 वोल्ट इनपुट आ रहा है और 838 वोल्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, मैं हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेरी ड्यूटी चल रही है अभी इंदौर मेट्रो में। तो मैं आपको यहीं से सेवाएं दे रहा हूँ, यानी कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। बाकी भाई पेपर भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं क्वांटम। तो तब भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाकी चलते हैं अपने पैनल्स की ओर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। मैंने कल आपको समझाया था कि हम पैनल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये मैं TSS है, ये यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन, यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जब हम थर्ड रेल होती है, यानी कि जो मेरी ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, उसको हम कैसे रन करते हैं। क्योंकि हमारे इंदौर में थर्ड रेल लगी हुई। थर्ड रेल बोल तो DC सिस्टम है, DC पर रन करने वाली ट्रेन है। तो हम उसके लिए कैसे DC को जनरेट करते हैं और कैसे क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने DC सिस्टम ही क्यों करा, जो हमारी पुरानी रीति है AC से चलाने की, उसे क्यों चला रहे। भाई AC से इसलिए नहीं चला रहे हम DC सिस्टम अपने इंडिया में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल होता है, प्लस इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है एक OHE के मुकाबले। बाकी इसमें कुछ इसकी हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज होता है। तो बस डक्ट के थ्रू आप देख सकते हो बस डक्ट लगी हुई है। बस डक्ट के थ्रू हमारा रेक्टिफायर कनेक्ट होता है उसी ट्रांसफार्मर से, जैसे कि RT1 है, सॉरी ये TAP1 है और वो रेक्टिफायर 1 है। तो आप देख सकते हो इसका नाम RT1 हो गया, वो TAP2 है और ये रेक्टिफायर 2 है, तो इसका नाम RT2 हो गया। इस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाकी बीच में देख सकते हो ये NRP है। अगर इन रेक्टिफायर या NRP की बात करूँ तो ये सीचरोन कंपनी का है। और इसे हम वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको किस नेटवर्क की वीडियो चाहिए। बाकी आपको समझाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने इन पैनल्स के बारे में बताया था आपको कि इनकी रेटिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है। बाकी देख सकते हो मैं खड़ा हूँ अभी TSS में, जो कि है ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन क्या होता है, एक तो होता है ASS यानी कि ऑक्सिलरी सब स्टेशन, एक होता है TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन। ट्रैक्शन सब स्टेशन वो सब स्टेशन होता है जिससे कि हम अपनी ट्रेन को सप्लाई देते हैं, यानी कि ट्रेन चलाने के लिए जो सप्लाई देते हैं वो TSS से देते हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है HSCB, ये HSCB है, ये रेक्टिफायर ट्रैप हुआ है, वो रेक्टिफायर है, वो RTU है, ये OVPD है और वो कुछ पैनल्स हैं। आज मैं आपको इन सब के बारे में डीपली बताने वाला हूँ कि हम कैसे जनरेट करते हैं थर्ड रेल के लिए DC सिस्टम को, या DC सप्लाई को कैसे जनरेट करते हैं और ट्रेन कैसे रन करती है। लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने सिस्टम की ओर। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि पैनल्स में कैसे मेंटेन होता है और क्या स्विचिंग होती है। जैसे हम पैनल्स में अपना इनकमिंग, जैसे देख सकते हैं आप, इनकमिंग फ्रॉम RSS है, यहाँ से इनकमिंग लेते हैं। इनकमिंग के बाद हम सीधा इसे चार्ज करते हैं पैनल्स को, जिससे कि हमारी पूरी बस चार्ज हो जाती है। देख सकते हो इनमें एक पूरी बस लगी हुई है। जैसे कि एक तरीके से मान सकते हो कोई, जैसे घरों में हम वायरिंग करते हैं तो उसमें एक तार लगा देते हैं अपने स्विच के, एक स्विच से हमारी पूरी सप्लाई आती है और उस स्विच से हम अलग अलग पंखा, लाइट या कुछ भी कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी होता है, इसमें बस होती है लेकिन इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। अगर आप कहोगे तो उसके बारे में थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको। हम बस चार्ज करके अपना जो देख सकते हैं आप, ये पैनल्स हैं, जैसे RT2 के लिए हैं ये और RT1 के लिए हैं ये। इनमें कोई से को ऑन करते हैं, अभी देख सकते हो करंटली हमारा RT1 चालू है। आप देख सकते हो लाइव लाइन इंडिकेटर यानी कि चालू है वो। और ये देख सकते हो ये हमारा RT2 है जो कि बंद है, क्योंकि इसकी MCB नहीं, रिले ट्रिप हो रखी है, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम है या हम इसे बंद करना चाह रहे हैं तो हमने इमरजेंसी बटन से ट्रिप कर रखी है। तो जैसे ही हम अपने पैनल को चार्ज करेंगे तो बस के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर में सप्लाई चली जाएगी। जैसे सप्लाई जाएगी ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसफार्मर हमारा ऑन हो जाता है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ गया ट्रांसफार्मर। अभी देख सकते हो आप हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में। हम यहाँ से पता चला सकते हैं या इसमें आवाज़ आती है, गौर से सुनना। मेनली आवाज़ से पता चल रहा है क्योंकि इसमें एक MCB लगी होती है रिले में, जो कि हमारे प्रोडक्शन रिले, ये वैसे भी चार्ज रहती है। ये बताती है हमारा टेम्परेचर प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं इसमें, जो कि प्रोडक्शन के लिए। बाकी यहाँ इसके जस्ट पीछे एक लिमिटर स्विच होता है। लिमिटर स्विच हमारी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही हम गेट खोलते हैं ना तो वो लिमिटर स्विच ट्रिगर हो जाता है। जैसे ट्रिगर होगा तो वो सेंस करके, हमारी रिले है, पैनल्स में लगी हुई रिले है, मैंने आपको बताया था, जो अपनी MTR है, मास्टर ट्रिप रिले,
उसे सेंस करता है और उससे सेंस होने के बाद हमारी मास्टर ट्रिप हो जाती है, यानी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि हम इसे 33 kV सप्लाई देते हैं और ये हमें 585 वोल्ट आउटपुट देता है। रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग्स कुछ इस प्रकार है इसकी। जो HV साइड की रेटिंग है वो 2850 है, जो LV साइड की रेटिंग है वो 1425 पर साइड है, क्योंकि इसमें दो साइड होती है LV1 और LV2। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि। अगर इसकी हानि की बात करें तो ये तो ज़्यादा खतरनाक होता है, किसी भी एक AC के मुकाबले DC ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसे पार करता है किसी तरीके से तो ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी वजह से उसका पैर टच होता है उसकी जान भी जा सकती है। तभी आप यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारी HV साइड है और ये LV साइड है। बाकी इसमें दो तरह का कनेक्शन कर सकते हैं हम, होते भी दो तरह कनेक्शन है, एक डेल्टा और स्टार। इसे हम सिलिकॉन टाइप रेक्टिफायर बोलते हैं, जो कि इसका वोल्टेज नियंत्रण करने के लिए हम टेप चेंजर का यूज करते हैं। बाकी ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। फंक्शन की बात करूँ तो जैसे ही हम 585 वोल्ट अपने रेक्टिफायर को देते हैं ट्रैफो के थ्रू, तो हमारा रेक्टिफायर उसे AC सप्लाई को कन्वर्ट करके हमें 750 वोल्ट से 900 वोल्ट के बीच में DC सप्लाई देता है। क्योंकि जो हमारी थर्ड रेल है वो 750 से 900 वोल्ट के बीच में करती है। अगर अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसे हम कम वोल्टेज पर चला सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कम वोल्टेज पर चला सकते हैं अपनी थर्ड रेल को, लेकिन जब हम रेक्टिफायर को कम वोल्टेज देते हैं या कम वोल्टेज उत्पन्न करते हैं रेक्टिफायर से, तो हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी ज़्यादा हानि होती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे DC में AC के मुकाबले ज़्यादा पावर लॉस होता है, इसलिए हम 750 वोल्ट ही उत्पन्न करते हैं। बाकी रेक्टिफायर की बनावट की बात करें तो इस तरीके का होता है, ये कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं और ये कॉपर की प्लेट्स हैं साइड में जो आप देख पा रहे हैं, और ये डायोड्स लगे होते हैं, क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर है वो डायोड्स पर वर्क करता है। डायोड्स क्या होता है, वो किसी भी करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की अनुमति देता है, यानी कि जो हमारा करंट है वो एक ही साइड जा सकता है, वो बैक नहीं होता करंट। तो इसलिए हम डायोड्स को यूज़ करते हैं। और रेक्टिफायर में इस प्रकार की प्लेट्स होती हैं लगी हुई, ये कनेक्टिंग प्लेट होती हैं, जिनसे मैंने आपको रेक्टिफायर अंदर से भी दिखा दिया कि हमारे क्या डायोड लगे, तो कितने डायोड्स लगे होते हैं। इसमें 12 डायोड्स होते हैं, जो कि 3-3 के पेयर में होते हैं, पेयर में 3-3 में लगे होते हैं। कि 3 और 3 6 लगे होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट है वो थर्ड से कनेक्ट होगा, जो सेकंड रो है वो फोर्थ रो से कनेक्ट होगी। बाकी ये हमारा NRP होता है, NRP को हम नेगेटिव रिटर्न पैनल बोलते हैं, यानी कि जो थर्ड रेल से उसे सप्लाई चाहिए, जो नेगेटिव चाहिए उसे, तो वो यहीं से जाता है। तो यहाँ से क्या जाता है, वो हमारा OBPD है, OBPD के थ्रू जाता है। बाकी बैक होता है तो ये OBPD उसे अर्थ कर देता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा नेगेटिव करंट है वो उसे हम OBPD को अर्थ कर देते हैं। आप देख सकते हो OBPD बोले तो ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन डिवाइस होती है हमारी। OBPD अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा, कुछ रेल्स लगी होती हैं, ये देख सकते हो अंदर बहुत सारा, मतलब कि अलग अलग सिस्टम लगा होता है। बाकी बहुत सी चीज़ों को मुझे नाम पता नहीं है, उसके लिए सॉरी यार। और मेन चीज़ आती है हमारी HSCB को हम हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जो हमारा पॉजिटिव आता है रेक्टिफायर से वो HSCB में कनेक्ट होता है डायरेक्टली, यानी कि हमारे दो रेक्टिफायर हैं, तो दोनों का जो इनकमर है वो इसमें होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये इनकमर 2 है और ये आप देख सकते हो इधर इनकमर 1 है। हाँ ना, दोनों एंड पे इनकमर कनेक्ट कर सकते हैं, कर रखे हैं, यानी कि देख सकते हो ये भी सीचरॉन कंपनी का ही है। तो वो इस प्रकार डिस्प्ले होती है, कंट्रोल डिस्प्ले बोलते हैं हम इसे, कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हो अभी ये कनेक्ट है, यानी कि चालू है। हमारा 839 वोल्ट इनपुट आ रहा है और 838 वोल्ट हम इसे सप्लाई कर सकते हैं, यानी जो इसकी बस है वो चार्ज है, पूरी तरीके से बस चार्ज है। बाकी इसमें भी 2 चैम्बर होते हैं उन्हीं पैनल्स की तरह, ये ऑपरेशन चैम्बर और ये वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में हमारा मेन कंपोनेंट लगा होता है, सेम फंक्शनिंग होती है, सेम ऑपरेशन होता है, बस ये DC सिस्टम के लिए होता है, वो AC सिस्टम के लिए होता है, ये DC सिस्टम के लिए होता है। यानी कि हम इसे DC सप्लाई देते हैं और तब कंट्रोल करते हैं, उसमें हम AC सप्लाई देते हैं तब कंट्रोल करते हैं। इसे हम LT बोल सकते हैं कि हम DC तो HT होगी, लेकिन इसे हम LT पैनल बोल सकते हैं, जो अपने LT पैनल यानी लो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम HSCB लगा रखी है। HSCB का अलग लिखा हुआ है, अलग नंबर पड़ा हुआ है और अलग उसका यानी वर्क लिखा हुआ है कि वो किसके लिए है। जैसे देख सकते हैं मेन लाइन के लिए, ये स्टिंजर IVL के लिए, ये टेस्ट ट्रैक के लिए, ये रिपेयर IVL के लिए, ऐसी अलग अलग HSCB हैं अलग अलग सप्लाई के लिए, ताकि हम
एक सर्टिफाइड टाइम में, यानी कि जब हमें किसी एक ही चीज़ को सप्लाई देनी है तो सारी चार्ज ना करनी पड़े, यानी कि अगर हम एक ही HFC रख देंगे तो पूरी सारी लाइन चार्ज हो जाएंगी हमारी। लेकिन इसलिए हमने अलग अलग कर रखी है ताकि हम कोई एक ही HFC कनेक्ट कर पाएँ, एक टाइम में एक ही चार्ज कर पाएँ, जिससे कि दुर्घटना होने से बच सकती है। आप देख सकते हो जब हम ऑपरेट नहीं करनी होती, जैसे जो मैं कल बता रहा था आपको, कुछ इस तरीके का लगा देते हैं हम, जैसे कि डू नॉट ऑपरेट, इसे लोटो बोलते हैं, लॉकआउट, लॉक इन लॉकआउट। डिस्प्ले इस प्रकार की डिस्प्ले होती है हमारी। आप देख सकते हो ये रैक आउट है। इस टाइम में रैक आउट के टाइम में क्या होता है, तो रैक आउट और रैक इन का प्रोग्राम में समझा देता हूँ आपको यहीं, कि जब भी हमें कोई चालू करनी होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है, बिल्कुल सेम चीज़ इस पर भी लागू होती है। जब भी हमें चालू करना होता है HFC को करंट देना होता है, तो उसे हम पहले चेक करते हैं कि हमारी जो HFC है वो क्लोज है या नहीं है। यानी देख सकते हैं यहाँ पर लोकल रिमोट का स्विच है, HFC भी क्लोज है या नहीं है। आप देख सकते हो टेस्ट पोजीशन में, यानी कि हमें चालू करने के लिए सर्विस पोजीशन में लाना पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे कि हमारी टेस्ट ट्रैक की HFC भी है वो सर्विस पोजीशन में है, यानी कि अगर हम इसे कमांड देंगे तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं। और ये हमारी रैक आउट पोजीशन में, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से जो इसका लूप है वो कनेक्ट नहीं है पूरी तरीके से। आप यहाँ भी देख सकते हो आप कि वो ग्रीन हो रखा है और यहाँ अंदर साइड रेड हो रखा है, यानी कि हम दोनों तरीके से पता होता है हर चीज़ का। किसी वजह से इलेक्ट्रिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे मैकेनिकली या अपने विजुअली कर सकते हैं देखकर। पीछे से बात करूं तो कुछ पीछे से कुछ इस प्रकार की कवर्ड होती हैं। ये हमारा रैक इन रैक आउट करने के लिए हैंडल होता है, हम इसे यहाँ डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी हमारा रैक इन पोजीशन में, हम वो चार्ज है इसलिए हम उसको कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि हमें रैक इन करना है तो हम इसे प्रेस करेंगे अंदर की ओर और इसे लीवर को साइड की तरफ खींच देंगे, जिससे कि लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद हम यहाँ पर हैंडल डालते हैं और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रैक इन करने के लिए क्लॉकवाइज और रैक आउट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे। बाकी इसमें इनबिल्ट लॉकआउट होता है, यानी कि जैसे ही हमें लॉकआउट करना, आप देख सकते हैं लॉकआउट भी है, लॉक इन जैसे कि की लगी हुई है। अगर हमें लॉकआउट करना है इसे तो हम इसे रैक आउट करेंगे पहले, उसके बाद इस वाले हैंडल से यहाँ हैंडल डालेंगे अपना, इसे इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और उसके बाद इसे लॉक करके वापस इसे छोड़ेंगे, इसे लॉक करके अपनी की निकाल देंगे हम। तो कुछ लॉकआउट का इस तरीके का होता है जो इसका इनबिल्ट लॉकआउट होता है। बाकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हम एक्सटर्नल प्रिकॉशंस के लिए हम इस तरीके का लॉक लगा देते हैं, जो कि हमें सेफ्टी वालों की तरफ से दिया हुआ होता है। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या मेरे बताने में कोई गलती हुई है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हो उस चीज़ को, ताकि मैं सुधार कर सकूँ उस चीज़ के बारे में। बाकी कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नई नई वीडियो के लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी फ्यूचर में, भगवान ने चाहे तो आती रहेंगी भाई।